हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024। आपको पता है आपको लगातार क्लासेस दी जाती हैं। अभी की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीके सेक्शन की, और हम बात करेंगे जीके में आपके पॉलिटी की। पॉलिटी का पार्ट 1 दिया जा चुका है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी दिया गया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है और उसकी भी शेयर कर दी गई थी। कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं दी जा सकती, इसलिए आपको डिफरेंट टाइप की क्लासेस दी जाती हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो और आपके एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ही इसका कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको रिवीजन के तौर पे लिया करिए, इसको 1 से 2 बार सुनिए, ध्यान से, आराम से याद हो जाएगा। चलिए पॉलिटी को देखते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो पढ़ी होगी उनको ये चीज़ और अच्छे से आएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें सिक्वेंसली चली आती हैं ना। जैसे कि अगर आपको कोई मूवी आप देखते हैं तो मिड से जाके देखेंगे तो समझ में कम आएगा, ठीक है, लेकिन शुरू से देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आता है। वही चीज़ इसमें भी है। तो चलिए देखते हैं। और जिनको पहले से सब कुछ पता होता है, मतलब आपने कोई मूवी पहले से देख रखी है, तो आप बीच से देखिए चाहे अंत से देखिए, समझ में सब कुछ आता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि शुरू किए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको शुरू से देखना चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो रेगुलर एग्जाम देते हैं उनको सब पता होता है, तो वो कहीं से भी पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पढ़ने से मतलब है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? पूछा जाता है प्रश्न कि राष्ट्रपति को जो है उसके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन देगा आपको, ठीक है, कि संसद के द्वारा हटा दिया जाएगा, या कोई और दे देगा कि उसको ऐसे ही हटा सकते हैं कुछ भी। तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसके तहत हटाया जाता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 61 यानी 61 में। इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियों के लिए मैंने अलग से चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। जैसे अगर आपको किसी के पद से हटाना है, और वो भी ऐसे पर्सन को जो कि भारत का जो है फर्स्ट नागरिक है, ठीक है, और सर्वोच्च पद पर सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आपको उनको अगर वहाँ से महाभियोग से हटाना है तो उनको पहले सूचना दी जाएगी। कितने दिन पहले दी जाती है, वही प्रश्न पूछा है। तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगेगा, ताकि भाई वो अपने महाभियोग उनके पे लगे तो वो अपनी तरफ से भी तैयारी कर सकें। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन ये कभी कभी क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिलहाल आप इतना पढ़ सकते हैं, ये सफिशियंट होगा अभी के लिए। तो 5 लाख आपके राष्ट्रपति जी का, और उपराष्ट्रपति का कितना होता है, तो 4 लाख। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आयु सीमा से प्रश्न बनते हैं। अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना हो या उपराष्ट्रपति या तो राज्यपाल, मतलब किसी भी स्टेट का राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उनके लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर यहीं पर यह प्रश्न पूछ दिया जाए, आया भी है पेपर में, कि राष्ट्रपति के जो है अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 18 से लेकर 30 वर्ष के कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। क्या राष्ट्रपति में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू का तो है कि 35, कम से कम 35 वर्ष के होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन लिखी नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लोकसभा भंग कर सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आपको पता होगा। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, बीच में ही कौन वो कर सकता है? तो राष्ट्रपति। नाम है राष्ट्रपति का, लेकिन काम पता है आपको कि जो मंत्रिमंडल होती है पूरी, मतलब प्रधानमंत्री के साथ जो लोग हैं, सब लोग मिलकर ही ये काम करते हैं। लेकिन साइन अगर फाइनल डिसीजन कहा जाए तो राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तभी सब कुछ होता है फाइनल। तो लोकसभा भंग कौन कर सकता है, अगर ये पूछे तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। और 21 अनुच्छेद में ये वर्णित है, तो अनुच्छेद 85 यानी 85। नेक्स्ट देखेंगे। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे है? तो देखिए, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। और भी जैसे सजा मिलती है, जब उम्र कैद की सजा है या कोई और, तो अगर राज्य में बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्यपाल को भी ये शक्ति प्रदान है। लेकिन मृत्यु दंड की सजा को माफ करने की जो शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, न कि राज्यपाल को। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72 में, 72। नेक्स्ट देखेंगे।
एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, तो उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति हैं, अगर किसी कारणवश उनका पद खाली हो गया, अचानक मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा? तुरंत तो चुनाव नहीं हो सकते ना, तुरंत कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे। और उपराष्ट्रपति के न होने पर कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कर सकते हैं। तो वही प्रश्न है कि एकमात्र कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी जो है कार्य किया है? तो उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा। और जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसे याद रखिएगा, वो भी प्रश्न बनता है। देखिए आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे? संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आगे आपके राज्यों के विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और संसद जो है भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। इसको याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है? देखिए अब इसको बदल दिया गया है, इस चीज़ को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी जैसे कि वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पर ये प्रश्न आते हैं और आपको यही आंसर भी देना होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए उसी को सेम टू सेम उठा के छाप दिया पेपर में, तो यही आपको आंसर रहेगा, तो आप इसको ही बताएंगे। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति को? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नेक्स्ट देखेंगे। अगला आइए देखते हैं प्रश्न इंपॉर्टेंट कौन सा है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान से देखिएगा, इसमें कई प्रश्न हैं आपके। जैसे पूछा जाएगा महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, या तो सिर्फ पूछा जाए कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब जो आपके हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो कई तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी का आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल। क्या योजना आयोग अभी भी चल रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं तो इस समय योजना आयोग की जगह पर क्या काम कर रहा है वो ज़रूर बताएं। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जो राष्ट्रपति का, देखिए जब सबके जो चुनाव होते हैं पदाधिकारियों की, सबकी एक पद्धति होती है, उसी के हिसाब से चुनाव होता है। अभी भी आपके चुनाव होने वाले हैं, है ना? तो इसी तरीके से सबको चुनने के लिए एक मेथड होता है, तरीका होता है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। और राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अभी जब चुनाव हो रहा है, अभी आप लोग कहते हैं ना कि अभी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा वाले ये चुनाव होंगे, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनके जो मंत्री होंगे टोटल, तो उनकी जो नियुक्ति कौन करता है? करते हैं तो राष्ट्रपति। सलाह कौन देता है? जो उसका मुखिया होता है। मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक, आगे देखेंगे, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अनुच्छेद 356 में आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बताइए। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो कि निर्विरोध चुने गए थे? तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल का मतलब 5 वर्ष का उनका कार्यकाल है, उसी मिड में हो गया, बीच में हो गया, तो उनका नाम देखेंगे फरुखुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये दोनों राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? देखिए 1-2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। एक तो पहली जो है भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी महिला,
वो उनका नाम है प्रतिभा पाटिल। और लेकिन सबसे पहले उम्मीदवारी मतलब पहली बार लड़ने के लिए चुनाव सबसे पहले आगे कौन आई थी, तो उनका नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये जीती नहीं थी लेकिन शुरुआत मतलब इन्होंने ही पहले की थी। और सबसे पहली का नाम पूछा जाए तो उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को जो निपटारा होता है वो कहाँ होता है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो गया, तो उसका समाधान कहाँ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखेंगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये मैंने आपको सबसे ऊपर ही बता दिया था। आगे देखेंगे, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव भाग लेंगे, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। अभी जो प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहा है या उनकी व्यवस्था है, संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 74(1) मतलब 74(1) में प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। आप ये बताइए, क्या उप प्रधानमंत्री का कहीं वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में किसी आर्टिकल में, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, पर ऐसा बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल समझ ही रहे होंगे, जो इनकी पूरी मंत्रिमंडल की टीम होती है, मुखिया ये होते हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है, प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखेंगे, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था, कब दिया था यूएनओ में, तो 1977 में। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वो कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री दोनों सदन का मतलब समझ रहे होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो सदस्य नहीं है तो उनको समय मिलता है कि आप इतने टाइम में आप सदस्यता ले सकते हैं, तो लेकिन उनको उस पद ग्रहण वो कर सकते हैं, बाद में सदस्यता ले सकते हैं। आगे देखेंगे, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वीवी गिरी हैं। अपने पद से मतलब 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने त्यागपत्र पहले ही दे दिया। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन है, चौधरी चरण सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 याद रखिएगा, और लोकसभा का 6 मई 1952। पहले राज्यसभा का हुआ था यहाँ, फिर उसके बाद लोकसभा, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, जो हमारी संसद होती है 3 चीज़ से मिलके बनती है ना, आप पढ़े होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो इसमें से उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन होता है हमारा राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा। तो बड़ा कौन है, राज्यसभा, तो पहले कौन आया होगा, राज्यसभा। ऐसा ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। तो अप्रैल पहले आता है, मई बाद में आता है, तो याद रखिएगा, राज्यसभा 3 अप्रैल और लोकसभा 6 मई। ठीक है, और 1952 दोनों का ही ईयर सेम रहेगा। संघ सरकार का विधानमंडल है कौन है, तो लोकसभा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन, अध्यादेश जारी करेगा, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जैसे राष्ट्रपति जब का चुनाव हो जाता है, राष्ट्रपति बनने के बाद उनको कौन शपथ दिलाएगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही दिलाएंगे। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर। देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम तो राष्ट्रपति का है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहेंगे। आगे देखेंगे, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन में बहुमत के आधार पर जो है निर्णय होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, तो संचित निधि से ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। इनके जो है वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? 1956 आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 के तहत ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। याद रखिएगा, ये अनुच्छेद पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी होती है? जो राष्ट्रपति शासन कहीं लगाया जाता है, अधिकतम 6 महीने तक लगाया जा सकता है, कम से कम 6 महीने लगेगा। उसके बाद कब, कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? किस आर्टिकल में ये लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63 में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। देखिए, ये प्रश्न कई बार आ रहा है कई तरीके से। मैंने इसको बताया है कि राष्ट्रपति हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम कर लेंगे उनकी जगह पर, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। देखेंगे आगे, ये 2 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन होता है? अभी मैंने ऊपर बताया है आपको, वो है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। देखिए, लोकसभा में अधिकतम 552 और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है सभी को। ये लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, न कि राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा भंग नहीं होती है, वो कंटिन्यू चलती है। उसके सदस्य जो होते हैं वो हर 6 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका लोकसभा भंग होती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो होता है 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा के जो सदस्य, अगर लोकसभा का किसी को भी मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य की कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल राष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। देखेंगे, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। जैसे लोकसभा की अवधि होती तो 5 वर्ष है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, उसको बढ़ाया जा सकता है। संकट की स्थिति आ जाए, कुछ ऐसी आपदा आ जाए तो बढ़ाया जा सकता है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1969 में दी गई थी। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता का नाम बताइए। तो राज्यसभा के विपक्षी नेता थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता का नाम है राम सुभग सिंह। अगला देखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही चलने के लिए कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? जितने सदस्य होंगे उसका 1/10 अगर उपस्थित है तो कार्यवाही शुरू की जा सकती है लोकसभा की। तो जितने कलेक्शन अभी मैंने आपको क्वेश्चन के दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते कि आपको परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता। ऑलरेडी आपको चीज़ें कम दी जा रही हैं ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ही मिले, बस आप उतना ही पढ़ें। बाकी आप अपना पढ़ाई करते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होता है, ठीक है। जीके जीएस के क्षेत्र में तो खास करके। तो बाकी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलते रहेंगे।
अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।